कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पहाड़ के सामने खड़े हैं, एक ऐसा पहाड़ जिसे इंसानों ने अपने हाथों से तराशकर पत्थर के भीतर से एक भव्य मंदिर को जन्म दिया है। ये कोई साधारण निर्माण नहीं, बल्कि एक ऐसी कृति है जिसे ऊपर से नीचे तक काटकर एक ही चट्टान में से निकाला गया है। हर खंभा, हर दीवार, हर मूर्ति, सब कुछ इसी पहाड़ का हिस्सा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एलोरा के कैलासा मंदिर की सच्चाई है, जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। यह एकाश्म चमत्कार राष्ट्रकूटों की भक्ति, उनकी कला और उनके अदम्य संकल्प का जीवंत प्रमाण है। हर नक्काशी में उनकी श्रद्धा और रचनात्मकता झलकती है। अक्सर हम गुप्त या मौर्य वंश की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पत्थर में राष्ट्रकूटों की अमिट छाप है। उनकी विरासत हर कोने में बसी है। राष्ट्रकूट केवल शासक नहीं, दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने समय से आगे की सोच रखी और कला संस्कृति को राजसत्ता से जोड़ दिया। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, कैलाश पर्वत का प्रतीक, दिव्यता का निवास। यहाँ हर पत्थर में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। इसकी नक्काशियों में महाभारत और रामायण की कथाएं उकेरी गई हैं। हमारी विरासत पत्थर में जीवित है। हर चित्र, हर कथा संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। कैलासा मंदिर का विशाल आकार आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देता है। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और विस्तार देख हर कोई चकित रह जाता है। 4 लाख टन से अधिक पत्थर हटाए गए, वो भी साधारण औजारों से। हजारों शिल्पकारों ने वर्षों तक अथक परिश्रम किया, तब जाकर यह अद्भुत मंदिर आकार ले सका। उन्होंने ऊपर से तराशना शुरू किया, एक ऐसी तकनीक जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक छोटी सी चूक भी पूरी संरचना को खतरे में डाल सकती थी। यह मंदिर उस समाज की कहानी कहता है जिसने कला को अपनी पहचान और ब्रह्मांड से जुड़ाव की अनिवार्य अभिव्यक्ति माना। यहाँ हर शिल्पकार की मेहनत, हर कलाकार की कल्पना अमर हो गई है। जैसे ही हम राष्ट्रकूटों की कहानी में आगे बढ़ते हैं, कैलासा मंदिर हमारे लिए एक मार्गदर्शक तारा है, जो हमें अपने अतीत की महानता का एहसास कराता है। यह दिखाता है कि जब मानवता एक महान दृष्टि से प्रेरित होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह मंदिर मानव संकल्प और सामूहिक प्रयास की मिसाल है। कैलासा मंदिर केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवंत पाठ है। यह हमें संस्कृति, आस्था और रचनात्मकता की गहराई को समझने का निमंत्रण देता है और प्रेरित करता है कि हम भी अपने समय में कुछ अद्वितीय रचें। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। इतिहास के पन्नों में छुपी ऐसी ही एक कहानी है राष्ट्रकूटों की, जिनका नाम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। राष्ट्रकूटों की कहानी दक्कन के पठार में शुरू होती है, जहां वे चालुक्यों के सामंत थे। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध था। राष्ट्रकूट देश के प्रमुख शुरुआत में चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन उनके भीतर एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वे केवल सामंत नहीं रहना चाहते थे, बल्कि अपने लिए एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते थे। उनकी उत्पत्ति रहस्य है। कुछ उन्हें अशोक के समय से जोड़ते हैं, कुछ दक्कन के मूल निवासी मानते हैं। इतिहासकारों के बीच इस पर आज भी बहस जारी है, लेकिन उनकी विरासत निर्विवाद है। लेकिन वे अपनी भूमि से गहराई से जुड़े थे। दक्कन की मिट्टी, वहां की संस्कृति और लोग राष्ट्रकूटों की पहचान का हिस्सा बन गए। उनका उदय अचानक नहीं, बल्कि प्रशासनिक कौशल और सैन्य शक्ति के संकेंद्रण से हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को संगठित किया और अपने प्रभाव को बढ़ाया। 8वीं सदी के मध्य में चालुक्य साम्राज्य कमजोर पड़ा। यह समय राष्ट्रकूटों के लिए अवसर लेकर आया। दंतिदुर्ग ने विद्रोह किया, चालुक्य राजा को हराया और खुद को शासक घोषित किया। यह एक साहसिक कदम था, जिसने दक्कन की राजनीति को बदल दिया। मान्यखेता राजधानी बनी और राष्ट्रकूटों ने लगभग 2.5 सदियों तक दक्कन पर शासन किया। उनकी राजधानी सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। उनकी सेनाएं उत्तर में गंगा के मैदानों से दक्षिण के तमिल देश तक पहुंची। वे एक अखिल भारतीय शक्ति बन गए। उनका साम्राज्य विविधता और शक्ति का प्रतीक था। उनकी कहानी सिखाती है कि दूरदृष्टि, साहस और संगठन से अधीन शक्ति भी महान साम्राज्य बन सकती है। राष्ट्रकूटों की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत है। एक साम्राज्य मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। ये स्तंभ केवल पत्थर के नहीं, बल्कि उन महान व्यक्तित्वों के होते हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। राष्ट्रकूटों के लिए ये स्तंभ थे उनके महान शासक, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस वंश को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया। उनका शासन केवल युद्धों से नहीं, बल्कि कला, साहित्य और धर्म के उत्कर्ष से भी चिह्नित था। उन्होंने संस्कृति को उतना ही महत्व दिया जितना सामरिक विजय को। संस्थापक दंतिदुर्ग के बाद
कृष्ण प्रथम ने साम्राज्य को मजबूत किया और चालुक्यों का पूरी तरह दमन किया। उनकी रणनीति और साहस ने राष्ट्रकूटों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कृष्ण प्रथम ने ही कैलासा मंदिर का निर्माण आरंभ कराया, राष्ट्रकूट कला का शिखर जो आज भी उनकी भव्यता और कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। ध्रुव धरावरश और गोविंद तृतीय के शासन में सैन्य शक्ति चरम पर पहुंची। इन शासकों ने अपने पराक्रम से पूरे भारत में राष्ट्रकूटों का डंका बजाया। ध्रुव ने उत्तर भारत में सफलता पाई, जहां उनकी विजय गाथाएं आज भी किंवदंती के रूप में सुनाई जाती हैं। गोविंद तृतीय ने हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रभाव फैलाया, जिससे राष्ट्रकूटों की सीमाएं अभूतपूर्व रूप से विस्तृत हो गईं। उनके अभियान किंवदंती बन गए। राष्ट्रकूट भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गए, जिनका नाम शौर्य और समृद्धि का पर्याय बन गया। अमोघवर्ष प्रथम का शासन सांस्कृतिक ऊंचाई का प्रतीक है। वे कला, साहित्य और शांति के प्रेमी थे, जिनके संरक्षण में विद्या और संस्कृति फली फूली। वे जैन धर्म के अनुयायी और स्वयं कवि थे। कन्नड़ साहित्य की नींव रखी और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासन में मान्यखेता विद्वानों और कलाकारों का केंद्र बन गई। यह सचमुच एक स्वर्ण युग था, जहां हर दिशा में रचनात्मकता और ज्ञान का प्रकाश फैला। हर महान राजवंश की शुरुआत एक व्यक्ति की दृष्टि से होती है। राष्ट्रकूटों के लिए वह थे दंतिदुर्ग। वे चालुक्यों के अधीन एक सामंत थे, लेकिन उनके दिल में एक विशाल साम्राज्य का सपना था। उन्होंने रणनीतिक गठबंधन बनाए, पड़ोसी राज्यों पर सफल अभियान चलाए और अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की। निर्णायक क्षण आया जब दंतिदुर्ग ने चालुक्य राजा को हराया और राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। उज्जैन में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कर उन्होंने अपने राज्याधिकार को वैधता दी। यह उनके नेतृत्व का प्रतीक था। दंतिदुर्ग का शासन छोटा था, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य नींव रखी। उनकी विरासत एक दूरदर्शी संस्थापक की है। दक्कन में एक नई शक्ति की संभावना को साकार किया। संस्थापक के बाद साम्राज्य को मजबूत करने की जिम्मेदारी कृष्ण प्रथम पर आई। उन्होंने चालुक्य शक्ति के अवशेषों को निर्णायक रूप से पराजित किया और दक्कन पर राष्ट्रकूट प्रभुत्व स्थापित किया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलास मंदिर की खुदाई शुरू करवाई, एक अद्भुत आस्था और आत्मविश्वास का प्रतीक। यह घोषणा थी कि राष्ट्रकूट केवल विजेता ही नहीं, बल्कि सृजनकर्ता भी है। गोविंद तृतीय, वंश के सबसे शक्तिशाली सेनानायक, ने उत्तर में प्रतिहार और पाल राजाओं को हराया। उनके शासन में राष्ट्रकूट ध्वज हिमालय से विंध्याचल तक लहराया। उन्होंने दक्षिण में भी पल्लव, पांड्य और चेर राजाओं पर विजय पाई। उनके समय में साम्राज्य एक विशाल इकाई बन गया, जिसे पूरे भारत में डर और सम्मान दोनों के साथ देखा जाता था। गोविंद तृतीय का शासन राष्ट्रकूटों को एक क्षेत्रीय शक्ति से अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल गया। विजय के बाद संस्कृति और ज्ञान की रोशनी आती है। अमोघवर्ष प्रथम का शासन शांति, बुद्धि और कलात्मक संरक्षण का प्रतीक है। वे बालक के रूप में सिंहासन पर बैठे, विद्रोहों का सामना किया, लेकिन उनका स्वभाव शांति और ज्ञान की ओर था। वे जैन धर्म से गहराई से प्रभावित थे, जिनसेन के शिष्य और स्वयं कवि के सहलेखक। उनके शासन में मान्यखेता विद्वानों, कवियों और कलाकारों का केंद्र बन गया। गणितज्ञ महावीराचार्य और जिनसेन जैसी विभूतियां उनके दरबार में थीं। अमोघवर्ष ने दिखाया कि सच्ची महानता सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत में है। उनका शासन शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का स्वर्ण युग था। किसी भी साम्राज्य की आत्मा उसकी कला और वास्तुकला में झलकती है। राष्ट्रकूटों ने दुनिया के सबसे भव्य शिलालेख स्मारकों को जन्म दिया। उनकी वास्तुकला शैली चालुक्य और पल्लव परंपराओं की निरंतरता थी, लेकिन उसमें अपनी भव्यता और विस्तार का रंग भर दिया। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं उनके कलात्मक दृष्टिकोण की अमर गवाह हैं। कैलाश मंदिर एक विशाल शिला से तराशा गया, तकनीकी और आस्था का अद्भुत संगम। मंदिर परिसर, गोपुरम, गर्भगृह ऑल एक ही पत्थर से तराशे गए, आज भी विशेषज्ञों को चकित करते हैं। राष्ट्रकूटों की कला किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी। हिंदू, जैन और बौद्ध स्मारकों का संरक्षण किया। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति प्रतिमा, शिव के 3 रूप, भारतीय कला का अद्वितीय उदाहरण है। राष्ट्रकूटों की कला सशक्त, गतिशील और गहराई से आध्यात्मिक थी, सैन्य शक्ति के साथ साथ संस्कृति के भी महान संरक्षक। किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी प्रजा की समृद्धि और सामंजस्य में निहित होती है।
राष्ट्रकूट साम्राज्य कृषि संपन्नता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर टिका था। गुजरात, कोंकण और कर्नाटक के बंदरगाहों से वैश्विक व्यापार। अरब व्यापारियों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंध थे। अरब लेखक उन्हें अल बलहराह कहते थे। व्यापारियों को बसने, मस्जिद बनाने और अपनी आस्था का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। शासक मुख्यतः हिंदू थे, लेकिन असाधारण धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। हिंदू, जैन और बौद्ध मठों का संरक्षण किया। समाज सुव्यवस्थित था। ग्राम स्तर तक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा को महत्व। यह युग समृद्धि, सामाजिक सौहार्द और बौद्धिक जीवंतता का था, जहां व्यापार और संस्कृति साथ साथ चलते थे। हर महान साम्राज्य की तरह राष्ट्रकूटों ने भी पतन का सामना किया। आंतरिक कमजोरियां, बाहरी दबाव और लगातार युद्ध। कमजोर उत्तराधिकारी, सामंतों की बढ़ती स्वतंत्रता और खजाने की कमी ने साम्राज्य को कमजोर किया। अंतिम आघात तैलप द्वितीय के विद्रोह से आया। पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना हुई और राष्ट्रकूट साम्राज्य इतिहास में विलीन हो गया। लेकिन क्या कोई साम्राज्य सचमुच खत्म हो जाता है? राष्ट्रकूटों की विरासत अमर है, पत्थर, साहित्य और सांस्कृतिक स्मृति में। एलोरा और एलिफेंटा के शिलालेख मंदिर आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अमोघ वर्ष के काल में कन्नड़ साहित्य को मिला संरक्षण आज भी जीवित है। उनका बहुधार्मिक, सहिष्णु समाज आधुनिक भारत के लिए शाश्वत संदेश है। राष्ट्रकूटों की कहानी सिखाती है, सच्ची महानता शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा और कला के संतुलन में है। वे स्वर्ण युग के निर्माता थे और उनकी विरासत आज भी भारत की आत्मा में जीवित है।